नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल एक मशहूर साहित्यकार हैं। उन्होंने एक किताब लिखा है, कहाँ से कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। उस किताब के एक किरदार से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ऐसा किरदार जिसने अविभाज्य मध्य प्रदेश के पत्रकारिता जगत में तूफान खड़ा किया था। आज भी वो अच्छे खासे पढ़ते हैं, यद्यपि उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन पढ़ने की आदत नहीं गई। व्यापार जगत परिवार से यानी व्यापारिक परिवार से नाता रखने वाला एक ऐसा शख्सियत जो नवभारत का छत्तीसगढ़ का फाउंडर मेंबर बना। आश्चर्य होता होगा कि आखिर व्यापार जगत से जुड़ा व्यक्ति एकाएक पत्रकार हो गया। न केवल पत्रकार हुआ, दमदार हुआ, शानदार हुआ, उसकी लेखनी भी ज़बरदस्त है। कड़वे बातें बहुत सी सहजता से कह देना, खरी खरी सुनने की और कहने की उनकी आदत रही है। राज्य बनने के बाद कौन नहीं जानता बजरंग केडिया को, जो सीधे सीधे जोगी से अथवा विद्याचरण शुक्ल अथवा देश के बड़े बड़े नेताओं से सीधे रूबरू होते थे। हाँ, यह बताना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में न जाने कितने बड़े बड़े पत्रकारों को पैदा किया, लेकिन अपने कलम से एक इंच न दाएं हुए और न बाएं हुए। आइए कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म के उस किरदार से मुलाकात करवाते हैं जो आज हमारे बीच में है। पत्रकारिता जगत के शलाका पुरुष बजरंग केडिया जी, आपका सीजीवाल परिवार में स्वागत है। व्यापार जगत से नाता रखते हैं और पत्रकारिता में प्रवेश करते हैं। यद्यपि कहा जाता है व्यापारी पत्रकार ठीक ठाक न्याय नहीं कर सकते, लेकिन आपने न्याय नहीं, पूरा चीर फाड़ के रख दिया। आखिर आपका जन्म कहाँ हुआ, परिवार कहाँ से है? देखिए, हम लोग तो मूलतः राजस्थान से हैं, पर अब हम लोगों को आए हुए राजस्थान से 140 साल हो गए। अच्छा। 140 साल में सब कुछ बदल गया, 6 पीढ़ियां आ गई। हम लोग पूरी तौर से छत्तीसगढ़िया हो गए हैं जी। पूरी तौर से। कहाँ पैदा हुई? जो मेरी पैदाइश मस्तूरी ब्लॉक के आखिरी गांव, जो रायपुर बिलासपुर की सीमा पर है, शिवनाथ नदी के किनारे जी, जोंधरा की है। लोहरसी के पास है, सोन लोहरसी हाँ, जोंधरा सोन बोलते लोहरसी हैं। हाँ आना जाना भी है। हाँ, वहाँ वहाँ की पैदाइश है मेरी। हमारे पिताजी लोग पहले नदी के रास्ते से आए थे, हमारे दादा लोग। जी जी। उसमें रेलगाड़ी नहीं थी। नदी के रास्ते यानी कहने का अर्थ क्या है? नदी के रास्ते ऐसे आए कि कलकत्ता दिल्ली तो चल रही थी, हाँ। पर इधर कलकत्ता से नागपुर तक की रेल लाइन पूरी नहीं बनी थी। अच्छा। 1890 में बिलासपुर का रेल लाइन हुआ है। जी जी और जी। मेरी समझ से 1891 या 92 में जंक्शन बनाई है बिलासपुर जंक्शन। बिलासपुर का। जी। तब ये आना जाना शुरू हुआ। इसके पहले जो आए वो कैसे आए? वो नदी के रास्ते से आए। अच्छा। हम लोग कलकत्ता से पहले माइग्रेटिंग सेंटर क्या था, केड में, जो राजस्थान झुंझुनू जिले में, जी। मुश्किल से 8 इंच पानी बरसता है साल भर में। फसल कुछ होती नहीं, आदमी बेरोजगार लगभग सब, जी जी। खाली चौपड़ और ताश खेलना। सुबह 7:30 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कई मंडप बने रहते हैं जहाँ वो ताश खेलते रहते हैं। दिन कट जाता तो है। उस समय यदि कोई कलकत्ते में बिरला लोग आ गए थे, पिलानी से कलकत्ते में बिरला लोग आ गए थे, और वो बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान के नवयुवक लड़कों को, जो 15, 14, 16 के थे, उनको लेकर जाते थे और वहाँ अपना मुनीम बनाते थे, मुंशी बनाते थे, और वो लोग काम को अंजाम देते थे पूरा। उनकी कई कारखाने थे, खास करके शक्कर के और पटसन के। तो सब मिला करके एक बिरला वहाँ पर इतना बड़ा नाम हो गया था कलकत्ता में। हाँ, हाँ, कलकत्ते में और पूरे राजस्थान में भी, कि उसको पकड़ लो भाई। तो बिरला के साथ बांगड़ भी आ गए, फिर भरतिया लोग आ गए, फिर सिंघानिया लोग आ गए। पूरा इलाके में हलचल मची हुई थी, सब लोग जा रहे थे बाहर। जो भी आदमी बड़ा होता था, जो भी 14-15 का होता था,
पढ़ाई का पहले चलन नहीं था। चलन नहीं था। क्या करते? रोजगार का अवसर और रोजगार का अवसर किसी भी तरीके से कुछ तो मिलेगा। ताश खेलने से अच्छा है। हाँ, तो वो एक बार कोई गए होंगे, तो वो 5-7 लड़कों को, जिसमें मेरे दादा पीछे थे, तो उनको लेकर कलकत्ते आए होंगे। कलकत्ते में तो ये तय होता था कि बिहार जाना है कि आसाम जाना है कि उड़ीसा जाना है कि सिलीगुड़ी जाना है, कहाँ जाना है। भाई कहीं काम होगा तब तो जाओगे, और जाओगे तो क्या करोगे, वो तय होना था। तो वो तय हुआ कि ये जो झील है वहाँ महानदी में, उड़ीसा में, चिल्का झील, याद है या हम गलत बोल रहे खैर, हैं। वो उस झील के पास में नमक मिलता है बहुत अच्छा। जगन्नाथपुरी से कुछ दूर। जो नमक समुद्र का होता है वो काला होता है, और जो वो झील का सब नमक होता है वो सब थोड़ा सफ़ेद ही रहता है। तो वो ज़्यादा भाव में बिकता है। तो उस समय पैसे का चलन तो था नहीं, बार्टर सिस्टम था। नमक के बदले धान ले लो, नमक के बदले चना ले लो, नमक के बदले गेहूं ले लो, नमक के बदले उड़द ले लो, जी, नमक के बदले गोंद ले लो, नमक के बदले बहुआ ले लो, ये चलन था। तो बात ये हुई कि नाव में झील से नमक भर करके और नाव चलती थी। पहले दुकानों का चलन नहीं था, बाजार बढ़ते थे, साप्ताहिक बाजार। उन साप्ताहिक बाजारों में उस नमक को ले जाते थे और कुढ़ो के रख देते थे। ये सांभर झील की बात, हम लोग सांभर झील। तो अगला कोई भी किसान, कोई भी वहाँ का आदमी धान या अधिकतर धान लेकर के आता था और वो उसको पूरा तौर से बदली करते थे। तो जब 8-10 बोरा धान, 12 बोरा धान हो जाता था तो उसको नाव से फिर भरते थे और फिर लेकर और नाव से वापस आकर के संबलपुर में बेचते थे। संबलपुर उन दिनों बहुत बड़ा शहर था। चल चल बेटा संबलपुर करके लोग कहावतों में है ना। जी, यानी बड़ा शहर तो कभी रहा बच्चे होगा। खेलते थे। हाँ, कौन जानता था कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली को? नहीं, संबलपुर था। संबलपुर बहुत बड़ा शहर था जब जल मार्ग था तब। व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। तो वहाँ पर आपके पीढ़ी पहुँची। तो वो पूरे इलाके में आप देखोगे, शिवनी नारायण से लेकर के, यानी जोंधरा से लेकर के पूरे संबलपुर तक बहुत बड़ी संख्या में राजस्थानी मिलेंगे। शिवनी नारायण हो, सारंगढ़ हो, जो भी जगह होगी, संबलपुर हो, सब जगह बहुत मारवाड़ी है। वो लोग सब राजस्थान से आए। और आप लोग भटक के लोहरसी चले आए। तो वहाँ पर अब जब अच्छा हुआ क्या, बाद में होता है, जैसे बाज़ार ख़त्म हो गया, पूरा नमक बिका नहीं, तो क्या करो? तो एक लड़के को उतार के रख दिए वहाँ। किसी भी चबूतरे में, किसी भी केवट के, किसी भी कुर्मी के, किसी भी मरार के चबूतरे में बैठकर खाना भी बना लेता था और वहाँ नमक को से संभाल के रखता था। कोई आया तो दे दिया नमक के बदले में धान, या धान के बदले में नमक। 5-7 दिन बाद आया, नाव आ गया, फिर उसको ले गया। इस तरह से बसाहट हुई वहाँ। अधिकतर लड़कों की शादी हो गई रहती है जी। 12-14 साल की उम्र में। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में बाल विवाह होता था, वैसे ही राजस्थान में भी होता था। गौना होता था 17, 18, 19 की उम्र में। तो जब 5-4 साल हो जाता था, जम जाता था, तो गौना कर लेकर के आ जाता था, बस गए, दुकानदारी चल गई, रहने लग गए। मस्तूरी के लोहरसी, सोन लोहरसी में आपके पिताजी का आगमन हुआ। हाँ? आपके पिताजी आए या दादाजी आए? दादाजी बहुत पहले। पिताजी तो वहीं पैदाइश हुए हैं। पिताजी की भी पैदाइश वहीं है और आपकी भी पैदाइश से ही।
मस्तूरी बहुत, उसमें बहुत ट्राइब गांव, बहुत पिछड़ा गांव, मस्तूरी नहीं, जोंधरा एकदम नदी के किनारे था ना, बिल्कुल नदी किनारे है अभी। वह ना महानदी से, संबलपुर से महानदी में आए, जी महानदी से फिर शिवनाथ नदी में आ गए। जी, शिवनाथ नदी आकर महानदी में मिलती है ना। बिल्कुल सही है। द्वारिका अग्रवाल जी ने उस चैप्टर में कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म के जो चैप्टर है, किताब है, उसमें अच्छा जिक्र किया है कि आपके 2 या 3 भाई थे, 3 भाई थे, 3 भाई थे आप लोग। नहीं, मैं तो एक ही था। अच्छा, तो आप मस्तूरी के लोहरसी से बिलासपुर कैसे आ गए? बिलासपुर ऐसे आए कि जोंधरा से पहले अकलतरा गए। जी। हमारे ताऊ जी, हमारे पिताजी के बड़े भाई, हम लोग, हमारे पिताजी लोग 2 भाई थे। तो बड़ा भाई ये बोला, एक 2 कारण था, मतलब जो कमजोरी थी वहाँ जोंधरा में। एक तो बीमार पड़ो तो इलाज नहीं, हाँ बहुत ही वैद्य वगैरह मिलते थे, बस झाड़ फूक वाले मिलते थे। और दूसरा बच्चों की शादी कैसे हो, इसलिए बोले चलो शहर में रहेंगे। रेल लाइन के किनारे रेल लाइन चालू हो गई थी, तो ताऊ जी आकर के यहाँ रहने लग गए। और मैं, हमारे पिताजी, मैं, हम लोग सब जोंधरा में ही रहे। जोंधरा में 10वीं 11वीं पढ़ते तक वहीं थे। जी। वहाँ स्कूल नहीं थे, स्कूल पढ़ने के लिए अकलतरा चले जाते थे अपने ताऊ के घर में। ताऊ मतलब पिताजी के बड़े हाँ भाई। हाँ जी, समझ रहा हूँ। तो फिर आप कैसे आ गए बिलासपुर? हुआ ये कि अकलतरा में हम लोगों ने अच्छी पैठ बना ली थी, जी और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में केड से आए हुए लोग थे। 80 घर हैं केडिया लोगों के वहाँ। जी। वो किसी ने अपने मामा को बुला लिया, किसी ने अपने भाई को बुला लिया, किसी ने भतीजे को बुला लिया। काफिला बढ़ता गया। पूरा अकलतरा, नैला, चांपा, भरद्वाज, शक्ति में आपको बहुत बड़ी संख्या में मारवाड़ी इसी तरह से बसे हुए मिलेंगे। वो मैं पढ़ने के लिए, फिर 8वीं नहीं थी वहाँ अकलतरा में जी। 8वीं पढ़ने के लिए बिलासपुर आ गया, म्यूनिसिपल स्कूल में। वो भर्ती हो गया, इस हॉस्टल में रहने लग गए। 5-7 बच्चों को बनाया हुआ एक हॉस्टल था, कोई ज़्यादा तामझाम था नहीं, 50-55 रुपये में पूरा गुजारा हो जाता था। जैसा कि कहा जाता है कि आप ख़ास तौर पर आप व्यापार जगत से नाता रखते हैं, व्यापारिक परिवार से नाता रखते हैं, आप व्यापारिक परिवार से रिश्ता रखते हैं पूरा। और ये माना जाता है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि राजस्थान से जब लोग बाहर आए प्रभावित होकर, सिंघानिया, बडानी या इन लोगों के प्रभाव में आकर, तो व्यापार से आप लोगों का रिश्ता ज़्यादा बना रहा। बजरंग केडिया पत्रकारिता जगत में कैसे आ गए? ये बहुत बढ़िया किस्सा है, प्रश्न है, तारीफ करनी पड़ेगी इस प्रश्न की। एक्चुअली हुआ ये था, सच्चाई ये थी कि मैं दूसरी पढ़ रहा था, बीमार पड़ गया। तो मेरे पिताजी बड़े अक्षरों वाली अमर घर चल टाइप की, हाँ, वो किताब टाइप लाइब्रेरी से हाँ, लेकर के मेरे को पढ़ने को दे दिए जी। कि भाई पढ़ने में तो होशियार है लड़का, पढ़ता रहेगा, पढ़ा पढ़ा और क्या करेगा। उस समय ना तो रेडियो था, ना टेलीविज़न था, ना कुछ, दिमाग भी नहीं खाएगा किताब। हाँ, वो पढ़ता रहेगा, तो पढ़ने की लत पड़ गई। अच्छा। जब 5वीं 6वीं पढ़ा तो मैं लाइब्रेरी जाने लग गया, वहाँ झाड़ू बहरी करना, लालटेन जलाना, लालटेन का कांच साफ। अच्छा, लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी सामने में थी, मारवाड़ी वाचनालय थी वो। अच्छा, वहाँ की, कहाँ ये? अकलतरा में जहाँ रहते थे, उसके घर के सामने में मुश्किल से 60 फीट दूर पर वो चाबी हमारे यहाँ टांग जाते थे। जो भी मारवाड़ी वाचनालय खोलता था, पहले दूसरे लोग खोलते थे, तो वो लोग चाबी मेरे को बोला, तू कम से कम शाम हो जाती है तो लालटेन तो जला दिया कर, लैंप तो जला दिया कर, मेरे को बोले। तो मैं लैंप जलाने लग गया। किताबों का अंबार देख के आप गदगद हो गए। और वहाँ किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। जब 8वीं 9वीं पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3 रुपये चंदा करके वहाँ मैगज़ीन बुलाने लग गया। यहाँ बिलासपुर में मेरी राम बाबू से दोस्ती हो गई थी। इंदर से खास दोस्त था मेरा, इंदर उसका बड़ा भाई। अच्छा। इंदर सोनथालिया, राम बाबू सोनथालिया का बड़ा भाई। हाँ हाँ। तो वो लोग बहुत ज़्यादा जानकार थे, बहुत उनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा था, इंदर का भी और राम बाबू का भी। तो वो लोग मेरे को बोलते थे, जानते हो आइजनहोवर कौन है?
लता मंगेशकर को जानते हो? बोले सुरैया को जानते हो? मैं बोला नहीं जानता भाई मैं। हाँ। गांव का लड़का क्या जाने। मैं कहाँ जानूंगा। हाँ, जी जी। तो बोले कुछ पढ़ा करो बोले। अब मैं पढ़ना चालू किया। तो लाइब्रेरी थी तो 1200-1300 किताब थी लाइब्रेरी में। मैगजीन सब बुलाया, 26 मैगजीन बुलाता था मैं उस दिन लाइब्रेरी में, यानी सारिका, नई कहानियाँ, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, सरिता, मुक्ता, नवनीत, हिंदी डाइजेस्ट, रीडर डाइजेस्ट, चंदा मामा, क्या क्या जितना भी था सब बुलवाते थे। मनोरमा, मनोहर कहानियाँ, माया, अब पढ़ डालते थे आप? सब पढ़ते थे। अब पढ़ने की पूरी छूट थी, बाकी लोगों से तगादा करते थे। अपनी पत्रकारिता में कूदने में कितना योगदान रहा, मैं तो वो जानना चाहता हूं। हुआ ये, जब ये सब लत ज़्यादा पढ़ने लग गई तो मैं किताब लेके घूमने लग गया पढ़ने। कभी कभी लिखना, आर्टिकल वगैरह, 1-2 ठो आर्टिकल मेरे छप गए थे। थोड़ा सा अच्छा भी लगा। हाँ, उन दिनों एक शायद साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा था, बलाके के नाम से, बजरंग लाल केडिया। अच्छा, बलाके। अच्छा। खैर, ओवरऑल ये है कि मेरे को घोषित कर दिया गया कि ये व्यापार के लायक नहीं है लड़का, अकेला लड़का है, बिगड़ रहा है, निखट्टू है, बिगड़ रहा है, ड्रामा वगैरह में भाग लेता है, डिबेट में भाग लेता है। वो वाचनालय में सब होता था। कोई भी ड्रामा होता था, कोई भी करता तो उसका रिहर्सल वहीं होता था, और आप उसमें किरदार तो में थे। मैं प्रॉक्सी करता था अधिकतर, डायरेक्शन वगैरह भी नहीं करता था, अभिनेता भी नहीं बनता था, पर जो पात्र को बोलना है उसको प्रॉक्सी करना बोलते हैं। जी जी जी। वो बोलेगा वैसे ही पात्र बोलेगा। तो वो काम सब देख लिया मैं, कैसा होता है क्या होता है। जी जी। बस उसके बाद मैं बाकी टाइम राइस मिल में जाना मजबूरी थी। तो मेरी समझ से मैं 18 साल राइस मिल चलाया। अच्छा। जब राइस मिल चला रहा था तो उसी समय मैं KNL मिल का एजेंट बन गया था, खेमराज नेमीचंद का। जी जी जी। पूरे इलाके में। तो उन्होंने कहा भाई आप बिलासपुर आ जाओ, बिलासपुर बड़ा क्षेत्र है और यहाँ से पूरा रायगढ़, अंबिकापुर, कोरबा, पूरे इलाके में काम हो सकता है, अकलतरा में नहीं हो सकता। तो यहाँ गद्दी खोल लिए हरदेव लाला मंदिर के सामने। अच्छा। इस तरह से अकलतरा से बिलासपुर आ गए। फिर गद्दी खोल ली, अच्छी खासी कमाई होने लगी, व्यापार से जुड़ गए, तो ये पत्रकारिता का एकाएक भूत कैसे सवार हो गया? बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, ये बिल्कुल कुरेद रहे हो आप सही ढंग से। हुआ यह कि मैं अपनी पत्रकारिता की गद्दी से अपनी गद्दी में बैठा हुआ था, तो इंदर सोनथालिया और हरीश केडिया ये दोनों आए। ये दोनों बहुत प्रच्छन्न दिमाग के आदमी माने जाते हैं। हरीश केडिया भी मतलब जबलपुर से पढ़ा हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज का था, यानी पूरा ग्रुप तैयार होने लगा। हाँ, इंदर भी बहुत। वो लोग बोले केडिया जी आपको बिलासपुर टाइम्स चलना है। कौन बोला ये? इंदर बोला जी। इंदर पास में ही रहता था, चौबे जी के। हाँ हाँ। और हरीश बोला भैया नहीं जाओगे तो पेपर चलेगा नहीं। बोले वो खोल तो लिया है, साप्ताहिक को दैनिक बना लिया है, पहला दैनिक बिलासपुर का, पर सब मिलाकर के पोजीशन ये है कि वो आदमी नहीं रख पा रहा है, कहाँ से तनख्वाह देगा। बोले चौबे जी। अच्छा, DP चौबे। तो उनको ऐसे आदमी ऐसे लेखकों की जरूरत है, ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो पैसा न मांगे। अच्छा, गद्दी भी संभाले, पैसा भी। समझ रहे हो बात को? हाँ, मैं समझ गया। तो अब बोले आपको लिखना आता है? इसके पहले भी मैं कई भाषण लिख के दे देता। आपका उपयोग शुरू हो रहा है? आपका उपयोग शुरू हो रहा है? हाँ, उपयोग शुरू हो रहा है। मैं भाषण लिख के देता रहता था, किसी को भी बोल फलाने को भाषण देना है भैया तो लिख दो थोड़ा सा, ये सब तरह से होता रहता था, वो चलते रहता था। तो मैं जाना शुरू किया भाई बिलासपुर टाइम्स में। मैं क्या करता था, बैंक का काम कर रहा हूँ करके बैंक में चला जाता था। उन दिनों बैंक में रुपया गिनने की मशीन तो थी नहीं, एक एक गिनना पड़ता था जी। तो वो गिनने के टाइम में मैं बिलासपुर, यानी आप परिवार को अंधेरे में रख रहे हैं,
परिवार को अंधेरे में रख के पत्रकारिता शुरू कर दी अब है। उनको इतना केयर नहीं था, भाई बिलासपुर में है, माने बिलासपुर में परिवार था जो अकलतरा में था, तो बस वहाँ जाकर 2-3 घंटा फिर ये भी लिख दो, फिर बोले और बाकी आज तो कुछ नहीं है, तो बोले पत्रकारिता के व्यापार पत्र निकाल दो। मेरे को डॉक्टर गुरुदेव कश्यप बोले जी, जो संपादक थे हाँ, उसके। बड़ा बहुत बड़े शख्सियत है। अद्भुत शब्द भंडार का मालिक, वो अद्भुत लेखन, अद्भुत कवि रायगढ़ का। वो कहाँ तक पहुँचता है इसकी कोई कल्पना नहीं है। इतना विद्वान, इतना व्यवहारिक, समझ में नहीं आता। उसने कहा केडिया जी आप आया करो मेरे पास। मेरे को उनकी बात लग गई। मैं किसी भी तरीके से बिलासपुर टाइम्स को नहीं चूकता था। गद्दी आए हैं? गद्दी पर आए, नोट गिनने के बहाने बैंक के रास्ते आप पहुंच गए बिलासपुर टाइम्स। जो भी वो बहाना वो बनना चाहिए तो बहाना बन गया। बिलासपुर टाइम्स से आगे का रास्ता कैसे चला? वो हो गया, क्या हुआ, मैं 3-4 साल हो गया था काम करते बिलासपुर टाइम्स में, डेली जाता था, तो पूरे इलाके में हो गया था कि लिखता है करके। हाँ, मतलब हमारे दोस्त, यानी बिलासपुर टाइम्स को संभाल रहे हैं, एकाएक लड़खड़ाता प्रेस। टाइम्स, बिलासपुर टाइम्स में लिखता है करके हो गया था। मेरे दोस्त था श्याम अग्रवाल, रामचंद्र अग्रवाल, जी 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 लक्खी राम जी के छोटे भाई मेरे साथ पढ़ते थे, जी, गज्जू, गजानन नाम था जी, उसका, गुजर गया जल्दी वो। तो लक्खी राम जी बन गए, राज्यसभा सदस्य बन गए, और निरंजन केशरवानी सांसद बन गए। जी। तो निरंजन केशवरानी जी ने कहा कि भाई हम लोग को अपना पेपर निकालना चाहिए। बोले यो युगधर्म है वो तो ठप्पा लग गया है आरएसएस का उसमें, हाँ जो बोलते थे। हाँ, बोले वो भारतीय जनता पार्टी का, उसको तो नज़रिया उसका ये है कि वो ठप्पा आरएसएस का पेपर हो गया, हाँ। अमुख पर बन गया। वो बोले और ऐसा होना चाहिए कि उसमें ठप्पा नहीं लगे। तो मेरे से श्याम ने कहा कि भैया तुम आ जाओ इधर। मैं बोला भाई मेरा देख रोजी रोटी भी चल रहा है, काम भी, व्यापार भी थोड़ा ठीक चल रहा है, अब जीने खाने दो। मैं क्यों कैसे जाऊंगा वहाँ, मेरे को मिलेगा क्या? हाँ, वॉलेंटियर बन के लंबा काम कर मेरे चुके को हैं। मालूम था कि पत्रकारिता में कमाई नहीं है, अच्छा, पर सौभाग्य ऐसा हुआ कि उसी समय मैंने अकलतरा में राइस मिल बंद कर दी, उसके पहले ही बंद कर दिया था, और वहाँ पर गोदाम बनवा दी। जो जगह खाली हुई हाँ, तो जी हाँ, जी हाँ, एफसीआई के लिए किराए में दे दिया। तो एफसीआई के लिए किराए में दे दिया तो उसका 7 साल तक बैंक में कर्जा पटाना था। जी जी, सब मिला करके मैं बोला हो जाएगा कुछ भी करके, सब मैं आ गया भाई। वो बहुत जोर दिए, बोले अभी नहीं खोलेंगे तो कभी नहीं खोल पाएंगे, ऐसा बोला। तो फिर मैं बोला भाई मैं लिखना तो थोड़ा मोड़ा जानता हूँ पर मैं पेपर निकालना नहीं जानता। तो वो बोले हम लोग ले आएंगे आदमी, रमेश नैयर को लाए वो, ठीक, और सच्चिदानंद पांडे को लाए। सच्चिदानंद पांडे अच्छा लिखते हैं, बहुत संपादकीय वो लिखते थे। और रमेश नैयर एक्चुअली खराबी कहाँ, मतलब थोड़ी सी मेरे ऐसा समझ लो जिम्मेदारी क्यों बढ़ी, रमेश नैयर रायपुर रहते थे और रायपुर छोड़ना नहीं चाहते थे। तो 4-5 महीने में ही बहुत टाइम वो रायपुर रहने लगे। 8-10 महीने बाद तो महीना भर रायपुर रहने लगे। तो उस समय ट्रांसलेशन करके निकालना पड़ता था, मेरे को वो अच्छा से आता था। उस समय पीटीआई था और तो कोई एजेंसी नहीं थी। तो रात को मैं लेटेस्ट न्यूज़ देता था। जैसे मेरे को कंपटीशन था लोकस्वर को नवभारत से, देशबंधु से, उनसे मेरे को अच्छा पेपर निकालना है या लेटेस्ट पेपर। अच्छा तो क्या निकाल सकते, पर लेटेस्ट तो निकाल सकते, पेपर निकालना, लेटेस्ट तो निकाल सकते थे। हाँ। मतलब मैं 12 बजे के बाद हेडिंग बनाता था रात को, समझ रहे हो? किस पेपर में? क्रिकेट मैच में कौन जीता, अच्छा, चुनाव में कौन जीता, शक्कर के भाव बढ़ गए, कल छुट्टी है, ये सब सूचनाएं, वो रेलगाड़ी गिर गई, ये सब लोकसर में पहले आता था। जी। और लोकसर पर बढ़ने लग गया, बहुत बड़ा नाम हो गया, सस्ता भी था उनसे। जी जी।
एकदम मैं 4 बजे 3 बजे, मैंने 4 साल 5 साल में 3 बजे रात के पहले नहीं सोया। मेरे सहयोगी भी अच्छे थे, अशोक दीक्षित था, पीलालाल स्वर्णकार था, वो लोग भी पूरा साथ देते थे। ये तो रही लोक स्वर तक की यात्रा। जब भी बात भारत में की जाती है और ख़ासतौर पर मध्य भारत क्षेत्र की, तो मध्य भारत क्षेत्र की पत्रकारिता की बात की जाती है तो नवभारत का नाम बहुत आता है। हाँ और नवभारत में जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हाँ, हैं तो बजरंग केडिया का नाम बहुत आता है। हाँ, क्यों हुआ? एक्चुअली क्या हुआ, लोक स्वर जब बढ़ने लग गया तो देशबंधु बहुत कम हो गया और नवभारत कम नहीं हुआ, नवभारत का बढ़ना रुक गया। ये बाहर से आता था पेपर? नहीं, हाँ, रायपुर से आता था जी। तो उन लोगों को फिक्र हो गई भाई कि ये लोक स्वर के कारण बढ़ना रुक गया है इसका करके। तो उन्होंने अपने दोस्त मित्र अशोक राव को और BR यादव को बोला, आपके पेपर में बोले 9 बजे के बाद का समाचार नहीं रहता और लोक स्वर में 2 बजे के बाद का समाचार रहता है, कैसे बढ़ेगा? आपको बिलासपुर एडिशन खोलना है। तो अशोक राव ने कहा कि बजरंग केडिया को ले आओ तब खुलेगा, बोले, नहीं तो नहीं खोल सकेगा कोई। अच्छा। हाँ, समझ रहे हैं। BR यादव भी ने भी यही कहा जी। बोले वो आदमी अपनी जिद्दी का पक्का आदमी है, बोले वो, और किसी काम में ढील नहीं है। तब लोक स्वर का खर्चा भी चल रहा है, लोक स्वर अच्छी पोजीशन में है, हम अच्छी पोजीशन में थे, बैंक का कर्जा वगैरह साफ हो गया था सब, और 2-4 लाख रुपए भी हो गए थे, न्यूज प्रिंट वगैरह की कोई तकलीफ नहीं थी, क्वालिटी भी सुधर हाँ, गई थी। तो वो सब बात मालूम थी यादव जी को। उन्होंने कहा उसको ले आओ, तो उन्होंने अपने मैनेजर को भेजा, सुरेंद्र शर्मा साहब नाम था उनका, कि जाओ केडिया जी से बोल बात करो। कैसा रहा फिर? वो मेरे को बोले कि भाई आप आ जाओ, हम लोग पेपर चालू करेंगे। कहाँ बुलाए? रायपुर? मेरे घर आया कल्तरा में, बिलासपुर में। जी। सुरेंद्र शर्मा जी, वहाँ मेरी बात हुई तो मैं इंदर से बोला भाई मेरे को बुलाए हैं। क्या बातचीत हुई? तो बोले कहाँ बुलाए हैं? बोले नागपुर बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए। मैं बोला चलना चाहिए कि नहीं? तो और ये धंधा पानी खत्म, जो आप गद्दी पे बैठते थे वो खत्म? वो खत्म हो गया, मैं अपने पार्टनरों को दे दिया था। अब आप लौटते हैं हाँ, इंटरव्यू में? वो जब लोक स्वर चालू हो गया था तभी आधा हो गया था। और मेरे को बहुत फिक्र रही थी क्योंकि गोदाम का किराया मिलने वाला था बैंक का पैसा पटने के बाद। जैसे सेफ जोन में आ गए थे आप, सेफ जोन में आ गए थे, सेफ जोन यानी सुरक्षित हो गए थे। हाँ बिल्कुल, मेरे को मालूम था कि पैसा वहाँ नहीं कमा सकते, और यदि कमाएंगे तो ज़्यादा दिन पत्रकार नहीं बन सकेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे और बदनाम भी हो जाएंगे। मैं बिल्कुल इस बात को अच्छे तरह समझ गया था, बहुत 7-8 साल से था। तो आप नागपुर कब जा रहे हैं? तो मैं चला गया नागपुर, इंदर बोला मेरी ससुराल है वहाँ, तो वो चले गए वहाँ जी। और रामगोपाल जी माहेश्वरी थे, बहुत पूज्य आदमी, बहुत ज़्यादा निष्णात पत्रकार, जिसने जीवन में संघर्ष भी किया। फ्रीडम फाइटर भी थे? हैं? फ्रीडम फाइटर भी थे? फ्रीडम फाइटर, और उनकी इमेज बहुत अच्छी। प्रकाश माहेश्वरी जी और विनोद माहेश्वरी जी, ये तीनों ने मेरा इंटरव्यू लिया और बोले केडिया जी अब आप तैयार हो जाओ। नहीं, कुछ घटना है इंटरव्यू के समय, कुछ घटना है? हाँ, उन्होंने ये जरूर पूछा, बोले केडिया जी अभी आप क्या करते हो? मैं बोला जी मेरी गोदाम का किराया उराया आता है, मेरे पास खेती की ज़मीन भी है 8-10 एकड़, उससे मेरा खर्चा उर्चा चल जाता है, मैं खर्चा ज़्यादा करता नहीं। तो बोले भैया जब तेरे पास इतना जुगाड़ है तो तू कैसे आएगा पेपर में? पैसे की तो कमी नहीं है। मैं बोला बिल्कुल पैसे की कमी नहीं, मैं पैसे के लिए पेपर में नहीं आऊँगा, वाह, मैं पत्रकारिता करने के लिए आऊँगा। अब मैं पत्रकार ही बन सकता हूँ और मैं बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता। तेजी मद्दी, उधार नकदी, ब्याज, सरकारी तकादे, ऑफिसरों का मतलब तंग करना, इन सब से मैं मुक्त हो चुका हूँ। अब पत्रकार और ही मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। कैसा रहा फिर? इसलिए मैं पत्रकार, इसलिए मैं आपको ज्वाइन करूँगा।
समझ रहे हो ना, बहुत चिंतन करके बोला मैं बोला, मैं उस समय सोचता था मैं बनवारी राय साहब बनवारी लाल नहीं बन सकता। अच्छा। हाँ, वो योग्यता मैं खो चुका हूँ, हो चुका और हूँ। मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, 44-45 की हो गई थी। मैं बोला अब मैं वो बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं बन सकता, और पर वहाँ 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 कोई स्कोप नहीं है। मैं बोला मन लागो मेरे राम फकीरी में, हैं, मन लागो मेरे राम फकीरी में। बस वही वाला सवाल है। वो मतलब मैं बोला भाई पत्रकारिता में भी अपन ज़िंदगी चला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। बस वो आए तो हाँ सब कुछ तैयार था। मैंने 16 अगस्त को लोकसभा छोड़ दिया। 16 अगस्त से 26 दिसंबर, ये सन क्या, सन भी बता दें? 40 दिन में नवभारत पेपर का मशीन लग गया, सब चालू हो गया। ये किस साल की बात है ये 1984 की। 1984 में नवभारत यहाँ आया। हाँ, 26 सितंबर 1984। जिम्मेदारी आपको मिली? हाँ, वो पहले से तय था। बहुत नवभारत के लिए भी मतलब और कुछ लोग भी थे जो चाहते थे कि भाई बिलासपुर टाइम्स में बने इसमें। खैर वो बोले कि नहीं, केडिया जी ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो एक दिन 24 घंटा या 36 घंटा माहेश्वरी जी थे यहाँ, वो प्रकाश माहेश्वरी जी, पेपर चालू हो गया। आपने तो ऐसा नए बाहर से पेपर लाकर अपने संपादकीय जीवन में धमाल मचा दिया, नवभारत को स्थापित करके, और बड़े बड़े कलाकार यानी बड़े बड़े लेखकों को आपने जोड़ा। तो वो दौर कैसा था नवभारत का, जब पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश का, क्षेत्र का बिलासपुर एडिशन सर चढ़ के बोलने लगा? कौन सा ऐसा काम हो गया आपके जीवन में उस दौर में? देखिए, मुझे मालूम था कि पेपर कैसे बढ़ता है। लोकसभा में मैंने स्ट्रगल करके समझ लिया था। एक तो इसकी निष्पक्षता को मैंने कभी आँच नहीं आने दी कि भाई भाजपा है कि कांग्रेस है कि पैसे वाला है कि मजदूर है कि छात्र है कि महिला वर्ग है, सबको प्रमुखता से छापना, सबकी बात अच्छे से ढंग से रखना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और विश्वसनीयता को मैंने कभी आँच ना आने दी। अपने पत्रकारों की बैठक में अपने दोस्तों से कहता था, उस समय मेरे साथ में बहुत बढ़िया लोग थे। युवा टीम जुड़ गई थी। युवा टीम, किशोर दिवसे थे, दिनेश ठक्कर थे, और जितने भी लोग थे, सईद था, शशि कोल्हेर था, बहुत से लोग थे, राजू तिवारी थे, बहुत लोग थे, किसका नाम भूल नहीं जाऊँ मैं। ये रुद्र अवस्थी के बारे में बताऊँ, बहुत मतलब उस पर डिपेंड किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को दे दो जो झंझट वाला हो, जो ऐसा लगेगा कि हाँ, तो उसको इतना नीड़ चीड़ विवेक से लिखता था वो कि इसकी विश्वसनीयता बरकरार रहती थी। जो बोल रहा है नवभारत जो बोल रहा है, जो रुद्र अवस्थी जो लिखा है वो ठीक है। कोई कुछ भी भाषण दे ले, कोई कुछ भी लिख ले, जो ऐसे 5-7 लोग थे हमारे साथ। जी, जी, जी। इस जोड़ के एक से एक अच्छे। तो उसकी लोकप्रियता को कोई आँच नहीं आई, कोई कंपटीशन में भी नहीं आया। आप जब नवभारत के संपादक थे, आज के दौर में वो सारे शलाका पुरुष बन चुके हैं पत्रकारिता जगत के, बहुत कठोर आप ट्रेनर थे, बहुत कठोर ट्रेनर थे आप, ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता था? कि संपादक बिल्कुल नीर छीर वाला है, और पत्रकारिता के जगत में पत्रकार तैयार करने में बड़े हार्ड ट्रेनर थे, बहुत हार्ड ट्रेनर थे। बिल्कुल बढ़िया बात है ये भी। वैसे मैं किसी को भी हाथ में मतलब इतनी छूट नहीं देता था कि उसकी विश्वसनीयता या निष्पक्षता या उसकी लोकप्रियता को कोई आँच आए, ऐसी कोई समाचार नहीं छापना। बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ब्लाइंड नहीं थे। बिल्कुल नहीं। मैं बोलता था कि हम साप्ताहिक पेपर नहीं हैं, और जो दैनिक पेपर है वो दाल भात है जिसमें नमक मिर्च नहीं रहता। फर्क समझ रहे हो? हाँ, समझ रहा हूँ। जो है वो है। हाँ है।
और बासी में क्या होता है, थोड़ा सा भात में और गेहूं में नमक वगैरह तो नहीं, मतलब मसाला नहीं रहता। नहीं, बासी में थोड़ा सा तड़का और उड़का मारना उसमें पड़ता है। थोड़ी छोंक भी रहती है और मीठा भी रहता, उसमें कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो रोज खाना है उसको। आप 3 दिन तक मीठा नहीं खा सकते रोज, 3 दिन तक नमकीन, 4 दिन तक नहीं खा सकते। आपको रोटी और भात चाहिए। बीच बीच में मेरा कुछ सवाल कौंध रहा है जो छूट न जाए। एक व्यापारिक क्षेत्र से गद्दी छोड़कर आप पत्रकारिता में आए, पत्रकारिता में बड़े ऊंचा आयाम स्थापित किया। प्रोफेशनल कैरियर में नवभारत को आपके वाणिज्यिक अनुभव का कितना फायदा मिला? वो वाणिज्यिक अनुभव का तो ऐसा है, वो साधारण सी बात है। वहाँ वाणिज्यिक अनुभव में जो देखिए, इकोनॉमिक तो रखना पड़ेगा, चंदा नहीं ले सकते आप। ये बात मैंने श्यामलाल चतुर्वेदी को भी कही थी। मैं बोला आप खाली सरस्वती से पेपर नहीं चला सकते, भीतर में उद्योग है, ये भीतर में उद्योग है। हाँ, करोड़ों की मशीन लगी है, 2-4 करोड़ 10 करोड़ की, सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं, कोई फ्री में कर रहे हैं क्या? 171 लोग थे रजिस्टर्ड हमारे यहाँ, उनको वेतनमान मिलता था, जो पत्रकारिता का वेतनमान था उसके हिसाब से। तो अपने आप में तो इंडस्ट्री है ये। मैं वो चतुर्वेदी जी को मैं बोला था खाली सरस्वती नहीं है, और बिना लक्ष्मी के काम भी नहीं हो सकता। लक्ष्मी भी है। ये ठोस बात है बिल्कुल, आपने जो ठीक पूछा कि भीतर में तो ये अपने आप में इंडस्ट्री है भाई, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। आप इतने अच्छे पत्रकार, अच्छे संपादक, अच्छे प्रबंधक होने के साथ साथ नेताओं से बड़े आपके गहरे रिश्ते थे। नेताओं से आपके बहुत गहरे रिश्ते थे, चाहे विद्याचरण हो, श्यामाचरण हो, अर्जुन सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, अजीत जोगी हो। हाँ। लेकिन क्या आपके पत्रकारिता करियर पर इन्होंने कभी दबाव डाला? नहीं, ये बात क्योंकि ये हमें जानकारी है कि आप वहां भी आउट स्पोकन थे। वो लोग जानते थे कि केडिया जी को कुछ भी बोलेंगे तो वो तरल सरल तरीके से उसको, वो किसी के एक पक्ष में चुनाव के टाइम में भी नहीं लिखना। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो शक्ति में प्रचार करने गए तो एक पूरा पेज रख दिए। समाचार लगेगा, वह समाचार के हिसाब से बिरुदावली नहीं लगेगी, वो हिसाब से ही छपेगा। अर्जुन सिंह से कोई आपके बहुत नजदीकी कुछ संदर्भ याद है? सब किस्म से, सबसे नज़दीकी थी, किसी से मतलब अजीत जोगी से बहुत नज़दीकी, दिग्विजय सिंह जी को। अब ये बताने की बात नहीं, क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत थी। मेरे को उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं अपना हिसाब ऐसा नहीं रखता था कि मुझे उनके पास जाना है, फलाने को भर्ती कर दो, फलाने को ट्रांसफ़र कर दो। मेरे पास बहुत से ऑफिसर आते थे कि बोले भैया मेरे को तो एक्सटेंशन दिलवा दो, मेरे को प्रमोट करने को बोल दो, मेरा ट्रांसफ़र करवा दो। मैं बोला भाई इन सब कामों में बिल्कुल नहीं रहता। मैं एक फ़ोन नहीं किया किसी को भी। 19 साल में मैं नवभारत में था, किसी भी नेता को, सीएम को या किसी को, लोकल नेता को कभी नहीं कहा कि इसका ये कर दो। वो अपनी अपनी तकदीर में, बोला अपने तरीके से आप कोशिश करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप रिटायर्ड हुए तो वो सन कौन सा था? हाँ? जब आप नवभारत छोड़े, क्योंकि रिटायर्ड तो आप हुए नहीं हैं, आप रिटायर्ड नहीं हुए हैं, क्योंकि आज भी आप सक्रिय हैं पत्रकारिता जगत में, पढ़ना लिखना उठना। वो सन कौन सा था जब नवभारत आपने छोड़ा? सुनिए क्या हुआ, 60 साल की उम्र मेरी, 15 साल काम करते हैं, 45 में 1945 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 60 साल में रिटायरमेंट था जी। 4 साल तक उन्होंने एक्सटेंशन दिया। उपयोगिता समझ रहे थे। सेम सैलरी, सेम पोस्ट जी। में 4 साल तक। मैंने कहा भाई अब मैं आगे दैनिक काम करने में, टाइम से आने में, टाइम से जाने में, जिम्मेदारी संभालने में मेरे को अब मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे को तीर्थ यात्रा भी जाना है, पितर परमेश्वर के लिए गया जी भी जाना है, और बद्रीनाथ भी जाना है, पूरे पेंडिंग काम निपटाना है। और मैं कहा अब हो गया,
बहुत हो गया। कोई परेशानी थी नहीं। मेरा लड़का भी काम करना शुरू कर दिया था, वो काम संभालने लग गया था पूरा। अब दाल रोटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हाँ, थे वो आप। मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैंने धीरे से अपने को अलग कर लिया वहाँ से। और मैं मतलब वो माहेश्वरी जी भी बोले ठीक है भाई, बोले। जब 1984 में आपने ज्वाइन किया और करीब 19 साल, 16 अगस्त 2003 में छोड़ा। 16 अगस्त 16 अगस्त 2003। 1984 में ज्वाइन किया और 16 अगस्त 2003 में छोड़ा। और वो 16 अगस्त ही मेरा जन्मदिन भी है। क्या बात है, क्या बात है। यानी खैर, नौकरी भी ज्वाइनिंग, रिटायर तो होना ही होना है उसी तारीख को जो आपने तय, प्रकृति ने तय किया है। सब मिला करके मिश्रा जी एक बात है, मैं नहीं सोचा था कि मैं कहीं पत्रकार बनूंगा। लेकिन बहुत बड़ी हस्ती बन गए हैं कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि मेरे को ये व्यापार की अंधी गलियों से गुजर कर छोड़ करके कहीं सही जगह में पहुंचने का मौका मिलेगा। आप अपनी पूरी पत्रकारिता लाइफ को जब देखते हैं तो खुश है कि बहुत खुश है? बहुत आत्मसंतुष्ट था। यानी हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो अपने तरीके से अपना कैरियर चुन सकते हैं। कोई संगीतकार बनना चाहता है, नहीं बन सकता, उसको नौकरी करनी पड़ती है। वो सेल टैक्स ऑफिसर बन करके ज़िंदगी गुजार देता है। कोई किसान है। आप व्यापार में रहते तो अच्छा खासा कमाई कर लेते। हाँ, मतलब अच्छा खासा उस चीज का अफसोस है। हाँ, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से ठीक। उस बात का अफसोस है। हाँ, ठीक कर लेता था काम। नहीं, मेरा सवाल नहीं समझे। आप शायद व्यापार में होते तो बहुत कमा लेते, क्योंकि आपके साथियों ने तो बहुत कमाया होगा, तो उसका अफसोस है? बिल्कुल नहीं, मेरे कोई अफसोस नहीं है। मुझे मालूम है कि पैसे की दौड़ से अच्छी है कि अपन अच्छे आदमी की बनने की कोशिश करें। प्रतिष्ठा भी चाहिए, पहचान भी चाहिए, और वो दोनों पैसे वाले के साथ नहीं रहती। ये बात एक ही के साथ है। क्या क्या? प्रतिष्ठा और पहचान सार्वजनिक काम करने से बनती है। चाहे वो नेतागिरी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो संगीतकार हो, तब बनती है। मानते हैं आप? बिल्कुल मान रहा हूँ। और एक सवाल अंतिम में चलते चलते पूछ लेता हूँ। आपका दौर था 1984-5 से 2003 तक, तब पत्रकारिता बिल्कुल सीधे आसमान की तरफ उसका पैराग्राफ जा रही थी। आज के पत्रकारिता के दौर में आप क्या देखते हैं? ऊंचाई है, गहराई है, बिखराव है, किस रूप में देख रहे हैं? ऊंचाई है आज की पत्रकारिता में, गहराई है या बिखराव है? मैं सब कुछ नहीं जानता। मुझे अच्छे तरह से एक बात मालूम है कि एक तो नवभारत के जो माहेश्वरी परिवार है वो बहुत मेरे को चाहता था, और वो लोग बहुत बढ़िया लोग। और दूसरी बात, मेरे को जिनका साथ मिला, पत्रकारों का, संवाददाताओं का, रिपोर्टर्स का, टेक्नीशियंस का, ये जो सर्कुलेशन वगैरह में रहते हैं, मैं कैमरे के सामने जाना चाहता हूँ, सर्कुलेशन में रहते हैं, विज्ञापन में रहते हैं, एक से एक बढ़िया लोग। कुछ उन पत्रकारों का नाम ले लीजिए जो आपके साथ काम किए, परेशान भी किए, और ताकि बजरंग केडिया के मुंह से उनकी तारीफ सुनना उनके लिए गर्व की बात होगी। देखिए, बहुत से नाम हैं, मैं हो सकता है किसका नाम लूँ किसका भूल जाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा करियर रहा है। 31 साल, 4 साल बिलासपुर टाइम्स, 5 साल लोक स्वर और 19 साल नवभारत जी। कितना हो गया? 28 साल। और मतलब 28 साल में बहुत से लोगों का साथ रहा है, एक से एक बढ़िया लोग। अब मैं कहना चाहूँगा तो किशोर दिवसे मेरे साथ शुरू से था। ठीक है। और उस समय के साथी में अशोक दीक्षित भी शुरू से था। जी जी। कहीं पता ही नहीं, मतलब ये लोग कभी भी अपना नाम वगैरह नहीं कराना चाहते थे। और एक से एक बढ़िया लेखक, अच्छे ट्रांसलेटर, पूरा पेज निकाल देंगे। आप मत आओ, लो प्रोफाइल में रहेंगे, हाँ, अपना काम कर दिए। कुछ नहीं, बहुत विश्वसनीय।
और भी कई हैं, बहुत लोग हैं। एक ओम प्रकाश शर्मा भी थे बहुत दिन तक। ठाकुर, कमल ठाकुर से मैंने बहुत सीखा, ठाकुर साहब से। जी जी और एक वो साहू जी थे, किशोर साहू। जी। ओहो, क्या संत आदमी। किशोर साहू पहले नवभारत रायपुर में थे, उनको बिलासपुर भेजा गया, तो 2-3 साल वो थे। जी। सीखने समझने लायक, संत स्वभाव के आदमी किशोर साहब। बहुत बहुत नाम ले सकता हूँ मैं। हाँ जैसे राजू तिवारी है, प्रवीण बनर्जी है, दिनेश ठक्कर था बहुत दिनों तक, आपका अमिताभ तिवारी भी हैं। हाँ हाँ। और वो क्या नाम है, अ, 2 लड़के और थे वो, ये अभी भी है भास्कर, इसमें नवभारत में हैं। चलिए इसको भूल चूक लेनी देनी में डाल देते हैं। हैं? इस नामों को भूल चूक लेनी देनी में डाल देते हैं। भूल चूक होती है। बहुत बढ़िया मैं लोग। जा अंतिम में है वो कि गणेश तिवारी था, चला गया बेचारा, गुजर गया वो तो। क्या वर्तमान की पत्रकारिता से आप खुश हैं? हैं? वर्तमान की पत्रकारिता से आप खुश हैं? बहुत बढ़िया पेपर निकाल रहे हैं, जो डेली पेपर जो निकल रहे हैं, जी नवभारत, हरिभूमि, भास्कर, जी। पत्रिका, सब अच्छा निकाल रहे हैं। पत्रकारों को क्या संदेश देंगे आप? पत्रकारों को यह है कि भाई देखिए, आज के दिन कोई किसी से ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो उसका मोहरा बनेगा। किसी का मोहरा नहीं बनना चाहिए। पत्रकारों को अपने संपादक या अपने संस्थान के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करते हुए रहना चाहिए, और लोगों से भी अच्छा संबंध बना के रहना चाहिए। एक तो अच्छी बात यह है कि कई किस्म के वेतनमान लागू हैं, जिसमें अच्छा तनख्वाह मिलती है आज के दिन, और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। कोई शिकायत की बात ही नहीं है। आज भी बहुत पढ़ने लायक पेपर निकल रहा है सब। बजरंग केडिया को अभी आपने सुना। पत्रकारिता जगत के इस शलाका पुरुष बताना चाहता हूँ कि आज बिलासपुर में जितने बड़े बड़े नामचीन पत्रकार हैं, कभी न कभी बजरंग केडिया के मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया है। यह बताना भी जरूरी है। बजरंग केडिया समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और बोलते भी हैं कि उस दौर में भी अच्छी पत्रकारिता हुई, इस दौर में भी अच्छी पत्रकारिता हो रही है। आने वाले समय में पत्रकारिता का मापदंड बढ़ेगा, इसकी लोकप्रियता कम नहीं होगी। पत्रकारिता के कई नए आयाम स्थापित हो चुके हैं। बजरंग केडिया इससे खुश है। हम उनके शतायु होने की कामना करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बजरंग केडिया जी से आज्ञा भी लेते हैं। नमस्कार। आप धन्यवाद। श्रोता बंधुओं को नमस्कार। आज मिश्रा जी ने बहुत ही ज़्यादा कृपा करके जो आज मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार हो चुका है, चमत्कार भी हो चुका है। शायद मैं उस पीढ़ी का पत्रकार हूँ जो बजरंग केडिया के अंदर तो काम नहीं किया, लेकिन उनके शिष्य के अंदर मैं लगातार लिख पढ़ रहा हूँ। बजरंग केडिया जी का मुझ पर बहुत आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद हमेशा। नमस्कार। नमस्कार।